हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज एम.कॉम फाइनल EAFM पेपर थर्ड भारतीय बैंकिंग प्रणाली इंडियन बैंकिंग सिस्टम। चैप्टर भारत में व्यापारिक बैंकों का विकास। तो व्यापारिक बैंकों के विकास में अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे उसके अंदर अब टॉपिक नेक्स्ट आता है बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 स्वतंत्रता से पूर्व व्यापारिक बैंकों की स्थापना, संगठन एवं उनकी क्रियाओं के नियंत्रण एवं नियमन हेतु देश में अलग से कोई विधान नहीं था। बैंकिंग विधान के अभाव में बैंकिंग व्यवस्था में अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे। अतः इन सभी दोषों को दूर करने हेतु भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को बैंकिंग संस्थाओं के नियमन एवं नियंत्रण हेतु विस्तृत अधिकार प्रदान किए गए। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना था, जबकि ताकि जमाकर्ताओं के हितों को सुरक्षित किया जा सके। वर्तमान में देश की बैंकिंग व्यवस्था इसी अधिनियम के अंतर्गत संचालित है। बदलती हुई परिस्थितियों के संदर्भ में इस अधिनियम में समय समय पर आवश्यकतानुसार संशोधन किए गए एवं नवीन धाराएं भी सम्मिलित की गई हैं। वर्ष 1965 में किए गए एक संशोधन द्वारा इसे बैंकिंग नियमन अधिनियम की संज्ञा प्रदान की गई। इससे पहले इसे बैंकिंग अधिनियम के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब इसे बैंकिंग नियमन अधिनियम कहा जाता है। यह सब कुछ सहकारी बैंकों पर भी समान रूप से प्रभावी होता है। रिजर्व बैंक को इस अधिनियम के अंतर्गत सहकारी बैंक के निरीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण पर का भी अधिकार प्रदान किया गया है। सन 1968 में बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना स्कीम ऑफ सोशल कंट्रोल ऑन बैंक के अंतर्गत रिजर्व बैंक की शक्तियाँ और भी अधिक विस्तृत कर दी गई हैं। उसके बाद नंबर 3 आता है विकास बैंकों की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट टू डेवलपमेंट बैंक। औद्योगिक वित्त संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात अनेक विकास बैंक, डेवलपमेंट बैंकों की स्थापना की गई। इन्हें सावधिक ऋण दात्री संस्थाएं, टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस भी कहा जाता है। ऐसा कुछ प्रमुख संस्थाएं भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राज्य वित्त निगम, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम, द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया आदि। इन विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को मध्य एवं दीर्घकालीन अवधि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इन संस्थाओं की स्थापना के फलस्वरूप भारतीय बैंकिंग के विकास के इतिहास में एक नवीन अध्याय का श्रीगणेश हुआ। नंबर 4 आता है सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग विकास। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंकिंग विकास, बैंकिंग डेवलपमेंट इन पब्लिक सेक्टर। अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति, ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी के प्रतिवेदन 1954 में प्रस्तुत सुझावों के आधार पर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 में की गई। देश के सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित भारत का यह प्रथम बैंक था। इस बैंक की स्थापना का प्रमुख लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार कर तदनुसार कृषि एवं लघु उद्योगों को सुविधाजनक शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारतीय स्टेट बैंक पर यह भी दायित्व डाला गया कि वह रिजर्व बैंक की मौद्रिक साख समिति के क्रियान्वयन में विशेष सहयोग प्रदान करे। वर्ष 1959 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहायक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व विदेशी रियासती बैंकों
जैसे बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, भारतीय स्टेट बैंक के सहायक सब्सिडरीज बैंक बना दिए गए। वर्ष 1963 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ष 1963 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एवं स्टेट बैंक ऑफ जयपुर को एकीकरण करके स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर की स्थापना की गई। अतः स्टेट बैंक के सहायक बैंकों की कुल 7 शाखाएं रह गई। पहले स्टेट बैंक की सहायक शाखाएं 8 थी और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर दोनों को मिलाकर के जब एक बना दिया गया तो इसकी सहायक शाखाएं मात्र 7 रह गई। इस प्रकार से स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की शाखाएं दोनों को मिलाकर के केवल 8 बैंक रह गए। इससे पहले 9 बैंक थे, जो एक अमलगमेशन करने के बाद में मात्र इसमें 8 शाखाएं 8 बैंक रह गए थे। नंबर 5 आता है बैंकों का राष्ट्रीयकरण एकीकरण, अमलगमेशन ऑफ बैंक। बैंकों का एकीकरण, अमलगमेशन ऑफ बैंक। स्वतंत्रता से पूर्व देश में अनेक छोटे छोटे बैंक कार्य कर रहे थे। इनकी कार्य प्रणाली संतोषप्रद नहीं थी। वे आपस में ही अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में कार्यरत थे। यह स्थिति देश में बैंकिंग विकास के अनुकूल नहीं थी। भारत सरकार एवं रिजर्व बैंक दोनों ही छोटे छोटे बैंकों के एकीकरण एवं विलीनीकरण के लिए प्रयत्नशील थे ताकि बैंकिंग व्यवस्था का सुचारू रूप से नियंत्रण किया जा सके। अतः सन 1950 से देश में बैंकों के विलीनीकरण का युग प्रारंभ हुआ। इस प्रक्रिया के प्रथम चरण अर्थात वर्ष 1950 से ही पश्चिमी बंगाल में कार्यरत 4 बैंकों बैंकिंग कॉरपोरेशन, यूनियन बैंक, हुगली बैंक तथा दी बंगाल सेंट्रल बैंक का विलीनीकरण करके एक नए बैंक तथा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। मार्च 1951 में भारत बैंक का विलीनीकरण पंजाब नेशनल बैंक में कर दिया गया। विलीनीकरण की प्रक्रिया के संदर्भ में जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि वर्ष 1959 में 8 भूतपूर्व रियासती बैंकों को भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंक को बनाया गया। प्रारंभ में विलीनीकरण कार्यक्रम की गति बहुत धीमी थी, लेकिन वर्ष 1960 में जब लक्ष्मी तथा फ्लाई सेंट्रल बैंक असफल हुए तब बैंकिंग व्यवस्था को बहुत गहरा झटका लगा था। सन 1960 में रिजर्व बैंक को विलीनीकरण की योजना बनाकर उसे क्रियान्वित करने का अधिकार दिया गया। उसके बाद आता है नंबर 6, जमा बीमा निगम की स्थापना, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ DIC। वर्ष 1960 में लक्ष्मी एवं प्लाई सेंट्रल बैंक असफल हो जाने पर भारत सरकार के सहयोग से रिजर्व बैंक ने जमा बीमा योजना निगम की स्थापना की। इस निगम की स्थापना करने का उद्देश्य बैंकों के असफल हो जाने की स्थिति में जमाकर्ताओं को आर्थिक क्षति के प्रति सुरक्षा प्रदान करना है। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना, सोशल कंट्रोल स्कीम ऑन बैंक। वर्ष 1968 में बैंकिंग व्यवस्था में व्याप्त दोषों एवं कमियों को दूर करने के उद्देश्य से बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना स्कीम ऑफ सोशल कंट्रोल ऑन बैंक्स लागू की गई। योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों के पुनरुत्थान में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा सामाजिक न्याय एवं सामाजिक कल्याण से प्रेरित नीतियों को क्रियान्वित करना था। नंबर 8 आता है कमीशन, बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकिंग कमीशन। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण योजना लागू करते समय ही देश की बैंकिंग व्यवस्था का अध्ययन कर उपयुक्त सुझाव प्रस्तुत करने के संबंध में बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की गई। अतः 20 जनवरी 1969 में बैंकिंग कमीशन की नियुक्ति कर दी गई। बैंकिंग कमीशन ने विस्तृत प्रतिवेदन फरवरी 1972 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। नंबर 9 आता है प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर बैंक। बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण की योजना की घोषणा के कुछ समय पश्चात ही यह अनुभव किया गया कि सामाजिक नियंत्रण योजना बैंकिंग व्यवस्था में उचित सुधार लाने हेतु पर्याप्त नहीं है तथा इसके द्वारा वांछित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अतः 19 जुलाई 1969 को एक अध्यादेश द्वारा
14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनकी जमा पूंजी 50 करोड़ रुपए या उससे अधिक थी। आंचलिक ग्रामीण बैंक, रीजनल रूरल बैंक, इसको आरआरबीज के नाम से भी जानते हैं, 2 अक्टूबर 1975 को भारतीय बैंकिंग के विकास में एक नवीन अध्याय जुड़ा जिसे आरआरबीज के नाम से जानते हैं। जब देश में आंचलिक ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया गया, इन ग्रामीण बैंकों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाओं एवं साख सुविधाओं में वृद्धि करना है ताकि कृषक वित्तीय सुविधाओं के परंपरागत साधनों को छोड़कर संस्थागत वित्तीय साधनों को अपना सके। उसके बाद 11 टॉपिक आता है 6 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन ऑफ 6 मेजर बैंक। 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया जिनकी जमाएं 200 करोड़ रुपए या इससे अधिक थी। राष्ट्रीयकरण के परिणामस्वरूप देश में सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकिंग व्यवस्था में विशेष विस्तार हुआ तथा बैंकिंग व्यवस्था को एक नई दिशा प्रदान की गई। तो ये था हमारा बैंकिंग, भारत में बैंकिंग व्यापारिक बैंकों का विस्तार, विकास, इस प्रकार से हमारे देश के अंदर बैंकों का विस्तार हुआ। तो इसमें अभी हमारे पास ये जो टॉपिक है 11 टॉपिक हुए हैं, इसके आगे और भी टॉपिक हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में दर्शाए जाएंगे। धन्यवाद।